कई वर्षों पहले उत्तर में पांचाल नाम का देश हुआ करता था। पांचाल देश में एक पांचाल नाम का राजा हुआ करता था। राजा बहुत ही साहसी और दयालु था। वह अपने दरबार में मंत्रीगण से कहता है, सुनो, यहाँ उपस्थित सभी मंत्रीगण को मैं यहाँ सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे गुप्त कर विभाग से हमें यह पता चला है कि हमारे राज्य के अधिकारी कर के नाम पर प्रजा का शोषण कर रहे हैं, जिससे हमारे राज्य की प्रजा बहुत दुखी है। इसलिए जिस भी मंत्री विभाग में इस प्रकार का कृत्य हो रहा है, उसे ढूंढकर उचित दंड दिया जाए। राजन, हमें ज्ञात है तब तक हमारे मंत्रिमंडल के सभी विभागों के अधिकारी विश्वासु और कर्तव्यनिष्ठ है। ऐसी कोई भी प्रवृत्ति हमारे राज्य में होना अशक्य बात है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो हम उसकी खोज कर उसे उचित दंड देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आदेश का पालन किया जाए। दूसरी ओर घने जंगल के बीच लुटेरों का एक बसेरा था, जिसमें लुटेरों की झोपड़ियां थी। उन लुटेरों के पास सत्तीगुम्भ नाम का एक पालतू तोता था। लुटेरों का सरदार उसे कहता है, सुनो सत्तीगुम्भ, हम काम से बाहर जा रहे हैं और तुम्हारे साथ सामू रहेगा। आने जाने वाले हर इंसान पे नजर रखना और हमारे आने पर हमें यह बताना कि कौन आया था और कौन गया था। ठीक है सरदार, आप निश्चित होकर जाइए, मैं यहाँ पर कड़ी नजर रखूंगा। राजा अपने बागीचे में टहलते हुए अपने मंत्री से कहते हैं, आज का मौसम बड़ा ही खूबसूरत और शांत है। जी महाराज, आपने सही कहा। मंत्री, आज हमें शिकार पर जाने की इच्छा हो रही है। सारथी से कहो कि रथ तैयार करे। जी महाराज, मैं अभी सारथी और सैन्य को तैयारी करने के लिए कहता हूँ। नहीं मंत्री, तुम सिर्फ सारथी को साथ आने के लिए कहो। सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अकेले ही शिकार के लिए जाएंगे। किंतु महाराज, जंगल में जंगली प्राणी भी तो है। आपके प्राण को धोखा हो सकता है। चिंता ना करें मंत्री, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे जहाँ जंगली प्राणी आदि हो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सारथी के साथ रथ लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। शिकार की तलाश में रथ दूर जंगल के अंदर चले जाता है। राजा कहता है, सारथी, हमें लगता है हम शिकार की तलाश में जंगल में बहुत दूर निकल आए हैं, मगर अभी तक जंगल में कोई भी शिकार नजर नहीं आया है। सही कहा महाराज, हम बहुत दूर निकल आए हैं। रुको रुको सारथी, हमें वहाँ पर एक हिरन दिखाई दे रहा है। सारथी, उस ओर चलो। जी महाराज। रथ की आवाज सुनकर हिरन वहाँ से भागने लगता है। राजा सारथी से कहता है, सारथी, वह हिरन उधर भाग रहा है, उसकी ओर चलो। जी महाराज। राजा हिरन का पीछा करते करते जंगल में बहुत दूर निकल आता है और हिरन वहाँ से गायब हो जाता है। सारथी, जरा रुको, शायद हिरन बहुत दूर चला गया है और हम भी जंगल में बहुत दूर निकल आए हैं। हाँ महाराज, हम भी राज्य से बहुत दूर निकल आए हैं। हमारा राज्य बहुत पीछे छूट गया है महाराज। सारथी, हमारे रथ को किसी उचित वृक्ष के नीचे ले चलो। हम कुछ देर विश्राम करेंगे, हम बहुत थके हुए हैं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सारथी रथ को एक वृक्ष के नीचे खड़ा करता है और रथ से एक आसन निकालता है। राजा कुछ देर वहां आराम करता है।
सारथी राजा के पैर दबाता है। सारथी, तुम पहले कभी इस जंगल में आए हो? नहीं महाराज, पर सुना है यह पूरा क्षेत्र चोर और लुटेरे से भरा हुआ है। क्या कहा? और अगर ऐसा है तो फिर हमारे राज्य के सिपाही और गुप्तचर विभाग को इसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी क्यों नहीं है? और हमें भी आज तक इस जंगल के बारे में क्यों नहीं पता? क्या यह क्षेत्र हमारे राज्य का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है महाराज, लेकिन यह जंगल बहुत घना है और कहा जाता है कि यहाँ पर डाकू और लुटेरों का बसेरा है जो किसी के भी हाथ नहीं आते। इसी वजह से लोग यहाँ पर आने से भी कतराते हैं। अरे महाराज तो सो गए, तो क्या अब तक मैं अपने आप से ही बात कर रहा था? चलो कोई बात नहीं, मैं भी कुछ देर आराम कर लेता हूँ। कुछ ही देर में राजा की आंख खुल जाती है। जंगल में एकांत होने की वजह से राजा को चैन की नींद नहीं आ रही थी। दरअसल वह झोपड़ी लुटेरों की थी, वह लुटेरे बाहर गए थे। अरे ये जंगल इतना शांत क्यों है? और इस झोपड़ियों के सिवा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, और झोपड़ियों में भी कोई नजर नहीं आ रहा। अरे यह सारथी भी सो गया। कोई बात नहीं, कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ। राजा और सारथी सोए हुए होते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक तोता आता है। राजा को सोया हुआ देख तोता शामू नाम के रसोइया को आवाज लगाता है। शामू, शामू, अरे कोई है यहाँ पर? कहाँ मर गए सबके सब? आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। यहाँ झोपड़ी में राजा सोया हुआ है, जिसने स्वर्ण अलंकार पहने हुए हैं। इसे लूट लो, इसे बंदी बना लो, इसे मार डालो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। शामू झोपड़ी की ओर आ ही रहा होता है कि तोते को इस कदर चिल्लाता देख शामू कहता है, अरे ये तोते को क्या हुआ? ये इतनी दोपहर में इतना शोर क्यों मचा रहा है? क्या हुआ होगा? चलो देखते हैं। अरे कहाँ गए सब? शामू, शामू। अरे तोते, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहा है? क्या तुझे ये सब दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पर राज्य का राजा और उसका सारथी सोया हुआ है। उन्होंने कीमती वस्त्र और आभूषण पहने हुए हैं। हमारे साथी कहाँ गए हैं? ये राजा और सारथी को पकड़ लो, मार डालो, इन्हें लूट लो, इन्हें बंदी बना लो। अरे तोते, तू पहले शोर बचाना बंद कर। तुझे पता है ना कि ये इस राज्य के राजा है। तेरी इस हरकत का परिणाम सिर्फ तुझे ही नहीं, पर यहाँ रहने वाले हर एक इंसान को भुगतना पड़ेगा। राजा पर हाथ डालने का मतलब है आग से खेलना। यह सुनकर तोते को बड़ा गुस्सा आया। वह शामू से बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो शामू? अपने मालिक के सामने तो तू बड़ी डिंगे हाँक रहा था। इतना ही नहीं, शराब पीकर तू अपनी मालकिन का भी अपमान कर रहा था। और अब तुम्हारा साहस किधर गया? तोता और शामू की बातें सुन राजा की नींद खुल गई। राजा हड़बड़ा कर उठा और अपने सारथी को कहने लगा, हे सारथी, यह तोता कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहा है। जल्दी से उठो और रथ तैयार करो, हमें जल्द से यहाँ से निकलना होगा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी रथ को तैयार करता हूँ। महाराज, आप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। यह इलाका लुटेरों और चोरों का है। सभी लोग अभी बाहर गए हुए हैं। इससे पहले कि वह सब वापस आ जाए, आप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अरे गद्दार शामू,
तू अपने साथियों से गद्दारी कर रहा है और इस राजा को ऐसे ही जाने दे रहा है बिना निर्णय लूटे। यह तोता कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहा है। महाराज, कृपया आप उस तोते की बातों पर ध्यान न दे। आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। हे शामू, हम तुम्हारे आभारी हैं। हे सारथी, जल्दी से रथ को तैयार करो और हमें यहाँ से ले चलो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सारथी राजा की आज्ञा सुनकर रथ को लेकर वायु वेग से वहाँ से निकल जाता है। तोता चिल्लाते हुए कहता है, अरे कोई रोको इन्हें, ये कैसी मूर्खता है। राजा को बिना लूटे कैसे जाने दे सकते हैं। कोई रोको इन्हें, कोई रोको। प्रकार तोता बकवास करते हुए इधर से उधर उड़ रहा होता है और सारथी नदी के किनारे किनारे रथ को दौड़कर बहुत दूर तक ले जाता है। सारथी, क्या हम उन लुटेरों के क्षेत्रों से बाहर निकल आए? हाँ महाराज, वह इलाका तो अभी बहुत ही पीछे छूट गया। अब हमें उन लुटेरों से कोई भी भय नहीं है। आज तो सचमुच हमारे साथ बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। ऐसा हमने कभी भी पहले महसूस न किया हो, वैसी घटना आज घटी है। महाराज, क्या आप उस तोते के बारे में सोच रहे हैं? हाँ सारथी, हमने अपने पूरे आयुष्य काल में पहले कभी भी इतना निर्दयी और कटु वचन बोलने वाला पक्षी कभी नहीं देखा, और वो भी तोते जैसा पक्षी जो अपनी मधुर वाणी और मित्रता के लिए जाना जाता हो। सच में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हाँ महाराज, मैंने भी कभी भी तोते को ऐसी बातें करते हुए कभी नहीं सुना। सारथी, किसी उचित स्थान पर रथ को रोको। शायद घोड़ा भी बहुत दूर तक चलकर आया है, वह भी थक चुका होगा। महाराज, कुछ दूरी पर झोपड़ियां नजर आ रही है। हम कुछ दूरी पर कुछ देर जाकर वहाँ पर रुकते हैं। ठीक है सारथी, ले चलो वहाँ पर। सारथी उस झोपड़ी के पास रथ को रोकता है। उतने में ही एक सुंदर सा तोता उड़कर रथ के पास आता। राजा तोते को देख चौंक जाता है। तोता बड़े सम्मान के साथ राजा से कहता है, महाराज, इस आश्रम में आपका स्वागत है। सारथी, यही तो वह तोता मालूम पड़ता है, लेकिन यह इतनी दूर हमसे पहले कैसे पहुंच गया? यह कैसे शक्य है? हाँ महाराज, जंगल तो बहुत ही पीछे छूट गया था और हम जिस गति से यहाँ पर आए हैं, उस गति से यहाँ तक पहुँचना तो असंभव है। फिर यह तोता इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गया? क्या सोच रहे हो महाराज? आप हमारी पर्णकुटी में आइए और जो कुछ कंदमूल फल है उनका स्वीकार कीजिए। हमारे भिक्षु कंदमूल आदि खाने पीने का सामान लेने गए हैं। आप कृपया यहाँ रुकिए। निर्बल पक्षी होने के कारण मैं आपका उचित स्वागत नहीं कर सकता। जी, हमारे महाराज थके हुए हैं और कुछ समय आपकी इस कुटिया में विश्राम करना चाहते हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि महाराज हमारे यहाँ पधारे हैं। महाराज, आपसे यह प्रार्थना है कि आप इस आश्रम को अपना समझकर रहिए और यहाँ पर जो कुछ भी खान पान की चीजें हैं उसका स्वीकार कीजिए और हमारे झरने का ठंडा पानी पीकर इस कुटिया में विश्राम कीजिए। तोते द्वारा किए गए स्वागत से राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा और सारथी दोनों कुटिया में जाते हैं। राजा सारथी की ओर देखते हुए कहता है, सारथी,
कितने अचरज की बात है। यह तोता कितना सज्जन है, धार्मिक है और कितनी मधुर वाणी वाला है। हाँ महाराज, यह तोता बहुत ही सज्जन है और मधुर वाणी वाला है और उसी की जाति का, उसी की तरह दिखाई देने वाला वह तोता कितना निर्दयी, कितना कटु वचन बोलने वाला। दोनों का शरीर, रंग, रूप एक जैसा होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। कुछ देर पहले हम जिस तोते से मिले उसकी भाषा कितनी असभ्य थी। मार डालो, लूट लो, बंदी बना लो, जबकि इस तोते की वाणी में कितनी मधुरता है। हमारा स्वागत जिस प्रकार इस तोते ने किया, सच में कोई सज्जन व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। सचमुच यह सब कुछ बहुत ही अद्भुत है। सच कहा महाराज, दोनों की वाणी और व्यवहार में जमीन और आकाश का अंतर है। एक गुणों से परिपूर्ण है और दूसरा अवगुणों से भरपूर। सही कहा सारथी। देर में तोता अपनी चोंच में कुछ अंगूर लेकर कुटिया के अंदर आता है और दोनों के सामने रख देता है और राजा से कहता है, महाराज, जब तक विष्णुगण कुछ ले नहीं आते, आप कृपया इसे ग्रहण करें। राजा और सारथी एक दूसरे की ओर देखते हैं। तोता कहता है, क्या हुआ महाराज, मुझसे कुछ भूल हो गई? क्या आपके स्वागत में मुझसे कोई कमी रह गई महाराज? नहीं नहीं, तुम्हारे स्वागत में कोई भी कमी नहीं है, बल्कि हम तो तुम्हारे स्वागत से बहुत प्रसन्न हैं। दरअसल कुछ समय पहले राजा उनके साथ हुई घटना के बारे में तोते को विस्तार से बताता है। महाराज, मैं उसके इस प्रकार के वर्तन से आपसे क्षमा चाहता हूँ। भला उस तोते के लिए तुम क्यों क्षमा याचना कर रहे हो? दरअसल महाराज, वह मेरा भाई है। हम दोनों ने एक ही माता के पेट से एक ही समय पर जन्म लिया है। तो फिर तुम दोनों के वाणी और व्यवहार में इतना अंतर कैसे? तुम दोनों में इतनी भिन्नता कैसे? महाराज, कुछ समय पूर्व के पहले की बात है। मेरी माँ और हम दोनों भाई जंगल में नदी के पास स्थित एक बड़े से पेड़ पे रहते थे। माँ हमें खाने के लिए कुछ फल आदि लेकर आती थी और हमें खिलाती थी। हम सब मिलकर बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। माँ हमें दूसरे पक्षियों से बचाकर रखती थी। एक दिन जंगल में भारी बारिश के साथ तूफान आया। वहाँ पेड़ जिस पर हमारा घर था, वह पेड़ तूफान की वजह से नदी में गिर गया। नदी के उस पार मेरा भाई गिरा। उसका रंग रूप देखकर लुटेरे उसे अपने साथ ले गए। सरदार, यहाँ देखिए। क्या हुआ जुम्मन? यहाँ देखिए, एक तोते का बच्चा पड़ा हुआ है। बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी चूजा है सरदार। अरे हाँ रे, यह तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। सरदार, क्या इसे अपने साथ ले चले? लेकिन ये हमारे किस काम का? सरदार, हम इसे बोलना सिखाएंगे और हमारी गैर हाजिरी में यह घर की रखवाली करेगा और हमारा मनोरंजन भी करेगा। ठीक है, ले चलो इसे, जैसे तुम्हें ठीक लगे। चलो रंग बिरंगी तोते। सरदार, हम इसका नाम रख देते हैं, वरना इसे क्या कहकर पुकारेंगे, तो हम इसका नाम सत्ती गुम्ब रख देते हैं सरदार। ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो, रख दो सत्ती गुम्ब। तो महाराज, इस तरह उस लुटेरे ने उसका नाम सत्ती गुम्ब रखा। बचपन से ही वह लुटेरों के बीच रहा। लुटेरों की कुटिया में उसे
लुटेरों की कुटिया में उसे मारपीट, खून, फसाना, लूटना ऐसी ही बातें सुनने को मिलती है महाराज। उसकी परवरिश उन लुटेरों के बीच ही हुई है, इसीलिए उनकी वाणी और व्यवहार उन लुटेरों के जैसा ही हो गया है। उसमें सत्तीगुम्ब का कोई दोष नहीं है महाराज, पर उसकी संगत का असर है। और दूसरी तरफ मैं नदी के इस पार गिरा महाराज। मुझे आश्रम के मुनि उनके साथ ले गए। उन्होंने मेरा नाम पुष्कर रखा। यहाँ मुझे दया, अहिंसा, प्रेम, त्याग, सत्कार जैसी बातें सुनने मिलती है। मेरी परवरिश इन सज्जन और ज्ञानी लोगों के साथ हुई है, इसीलिए मेरी वाणी विनम्र और सभ्य है महाराज। हम दोनों का इसमें कोई दोष नहीं, यह तो संगत का असर है महाराज। पुष्कर, तुमसे मिलकर और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। धन्यवाद महाराज। लेकिन महाराज, इस बात से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि संगत के कारण ही इंसान अच्छा या बुरा बनता है। जैसे सड़ी हुई मछलियों को घास में लपेट कर रखने से भी दुर्गंध आती है, और सुगंधित पुष्प पलाश में रखने से भी खुशबू आती है। इसलिए आप जैसी महान हस्तियों को दुर्जनों की संगति न करते हुए हमेशा सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सच में मुझे तुमसे मिलकर उन तपस्वी से मिलने की अधिक इच्छा हो रही है, जिनके सानिध्य में तुम्हारी परवरिश हुई। जिस तपस्वी से तुमने शिक्षा ली है और जिन सज्जन व्यक्ति के साथ तुम रहे हो, उनसे मिलने की हमें प्रबल इच्छा हो रही है। धन्यवाद महाराज। मेरे गुरुजी वन में कंदमूल, खाने पीने आदि की सामग्री लेने गए हैं। वह शीघ्र ही आते ही होंगे। और राजा के बीच वार्तालाप चल ही रहा होता है कि तपस्वी अपने हाथों में कंदमूल आदि खाने की चीजें लिए आश्रम पहुँचते हैं। तोता कहता है, महाराज, यह है हमारे गुरुजी। गुरुजी, यह पांचाल देश के राजा पांचाल है। प्रणाम महाराज। हमारी खुश नसीबी है आप महाराज हमारी आश्रम की इस छोटी सी कुटिया में पधारे। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं वन में गया था, इसीलिए आपका उचित स्वागत नहीं कर पाया महाराज। नहीं तपस्वी जी, आपके इस पुष्कर ने हमारा उचित से भी कहीं अधिक स्वागत किया है। जिस प्रकार आपके साथ रहकर एक पक्षी भी कितना विनम्र और सभ्य है, यह जानकर हम बहुत आश्चर्यचकित हो चुके हैं तपस्वी जी। यह घटना बहुत ही अद्भुत है। आपसे मिलकर मैं बहुत धन्य हो गया। नहीं महाराज, यह तो आपकी महानता है, और हमारा पुष्कर वो तो है ही इतना होशियार। तपस्वी जी, मैं आपको और आपके पुष्पर को हमारी राजधानी आने के लिए आमंत्रित करता हूँ, और हमारे साथ हमारे महल आने के लिए आग्रह करता हूँ। आप हमारे साथ चलिए। यदि आप हमारे साथ हमारे महल आए तो यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होगी। ठीक है महाराज, हम आपके सहित आने के लिए तैयार है। राजा तोते और तपस्वी को अपने महल ले जाता है और उनको फल आदि 5 पकवान खिलाता है। राजा और रानी तपस्वी को नए वस्त्र का दान करते हैं। राजन, आपने हमें यहाँ आमंत्रित कर जिस प्रकार हमारा आपने स्वागत किया है, हम आपके आभारी हैं। मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ कि
आपका ऐश्वर्य और ख्याति देश के कोने कोने तक पहुँचे। आपका कल्याण हो, मंगल हो। धन्यवाद तपस्वी जी। अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप हमें निसंकोच बताएं। उस आवश्यकता का पूरे से पूरा ध्यान रखा जाएगा तपस्वी जी। धन्यवाद महाराज। अब हम जाने की आज्ञा चाहेंगे। हाँ महाराज, अब हम जाने की आज्ञा चाहेंगे। तपस्वी और तोता अपनी कुटिया में वापस आते हैं। सच में गुरुजी, हमारे राज्य के महाराज सच में दयालु और सज्जन व्यक्ति हैं। तुमने सही कहा पुष्कर। महाराज बहुत ही सज्जन और दयालु व्यक्ति है। उनके सानिध्य में रहकर राज्य एक कुशल और अच्छा राज्य बन सकता है, जहां सबके लिए प्रेम, मैत्री और करुणा होंगी।